सौत्रांतिक मत बाह्यार्थानुमेयवाद। अन्ये तु मन्यन्ते यथोक्तं बाह्यं वस्तुजातं नास्ति तद्युक्तं प्रमाणाभावात् न च सहोपलम्भनियमः प्रमाणमिति वक्तव्यम्। वेद्यकयोर्भेदसाधकत्वेनाभिमतस्य तस्याप्रयोजकत्वेन संदिग्ध विपक्षव्यावृत्तिकत्वात् ननु भेदे सहोपलम्भनियमात्मकं साधनं न स्यादिति चेन् ज्ञानस्यान्तर्मुक्तया ज्ञेयस्य बहिर्मुक्तया च भेदेन प्रतिभासमानत्वात् एकदेशत्वैककालत्वलक्षणसहत्व नियमासंभवाच्च। लेकिन दूसरे सौत्रांतिक संप्रदाय वाले बौद्ध मानते हैं यह जो आप कहते हैं कि बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं, यह युक्ति युक्त नहीं है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि साथ साथ पाए जाने का जो नियम है वही प्रमाण है। नील और उसके ज्ञान में सहोपलम्भ नियम है जिससे दोनों अभिन्न है। बुद्धि की सत्ता इससे सिद्ध होती है। इसका कारण यह है कि वेद्य और वेदक में अभेद सिद्ध करने के लिए जिस सहोपलम्भ नियम का प्रयोग आप करते हैं वह अभेद को सिद्ध करने में कारण प्रयोजक नहीं बन सकता, क्योंकि विपक्ष में वह नहीं रहेगा। विपक्ष व्यावृत्ति यह संदेहपूर्ण है। आशय है कि जैसे धूम और अग्नि में संबंध दिखलाने के समय अग्नि का अभाव धारण करने वाले पदार्थ विपक्ष है, उनमें देशांतर या कालांतर में कभी धूम हो सकता है, विपक्ष में कभी नहीं होगा। यह नियम कहाँ है? ऐसी आशंका धूम और अग्नि के कार्य कारण भाव नष्ट हो जाने के भय से नहीं की जा सकती। आशंका का खंडन हो जाता है। यह तर्क ठीक है, प्रयोजक है, किंतु उसी प्रकार यहाँ भेद होने पर भी सहोपलम्भ नियम रह सकता है। इस आशंका का निरसन नहीं होता, इसलिए विपक्ष में हेतु की व्यावृत्ति होगी। अतएव यह संदिग्ध है और अनुमान नहीं हो सकता। यदि विज्ञानकारी शंका करें कि भेद को भी सिद्ध करने के लिए सहोपलम्भ का नियम साधन नहीं बन सकता, तो हम कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरोध हो जाएगा। ज्ञान तो अंतर वस्तु है और घटादि
ज्ञेय पदार्थ बाह्य है। इस प्रकार भेद तो स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप प्रतीत होता है। इस प्रकार उपर्युक्त अनुमान प्रत्यक्ष विरोधी है। दूसरी युक्ति यह है कि सहोपलंब का नियम होना ही असंभव है, क्योंकि आत्मनिष्ठ ज्ञान है और बाह्य वस्तुनिष्ठ विषय है। दोनों के दो स्थान हैं। विषय पूर्व क्षण में रहता है, ज्ञान उत्तर क्षण में। इसलिए विषय और ज्ञान का एक देश में या एक काल में होना संभव नहीं है। इसलिए दोनों के स्वरूप लक्षण मिलेंगे ही कब कि सहोपलंब आपको दिखलाई पड़ेगा। किम च नीलाद्यर्थस्य ज्ञानाकारत्वे अहम् इति प्रतिभासः स्यात्, न तु इदम् इति प्रतिपत्तिः प्रत्ययाद् व्यतिरेकात् अथोच्यते। ज्ञान स्वरूपोपि नीलाकारो भ्रांत्या बहिर्वत् भेदेन प्रतिभासत इति न च तत्राहम् उल्लेख्य इति तथोक्तम्। परिच्छेदान्तराद्योऽयं भागो बहिरिव स्थितः ज्ञानस्याभेदिनो भेद प्रतिभासो उपपलवः इति यदन्तर्गेयतात्वं तद्बहिर्वद्भाषते इति च। इसके अतिरिक्त नीलादि अर्थ यदि ज्ञान के ही स्वरूप हो तो जिस प्रकार ज्ञाता आत्मा को अहम कहते हैं, उसी प्रकार उन बाहरी पदार्थों में भी अहम ऐसी प्रतीति होगी। इदम यह ऐसा ज्ञान नहीं होगा। कारण यह है कि बाह्य पदार्थ प्रत्यय ज्ञान से भिन्न नहीं है। प्रत्युत आप लोग ज्ञान और विषयों को अभिन्न समझते हैं। यदि आप लोग उत्तर में कहें कि नीलादि आकार ज्ञान के अपने रूप में होने पर भी भ्रांति के कारण भेद से बाह्य पदार्थ जैसा प्रतीत होता है, और यही कारण है कि उसमें अहम द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसा कि कहा भी है, ज्ञान के आंतर भीतरी परिच्छेद विषयों का प्रकाश करने वाला भाग से पृथक जो बाह्यवत विषयों के रूप में दिखलाई पड़ने वाला भाग है। भेद रहित ज्ञान में जो प्रतीति होती है वह मिथ्या ज्ञान उपपल्लव ही है, और भी जो आंतरिक रूप से जानने योग्य तत्व है वह बाह्य जैसा प्रतीत होता है। सौत्रांतिकों ने एक गंभीर आशंका योगाचारों के समक्ष रखी कि बुद्धि का बोध अहम से होता है, बाह्य पदार्थों का इदम से। यदि सभी पदार्थ बुद्धि के रूप ही है
तो उन सबों का बोध अहम द्वारा क्यों नहीं होता? अहम घटः, अहम भूमि, अहम नीलः क्यों नहीं कहते? उत्तर में विज्ञानवादी फिर पुराना राग अलापने लगते हैं। मिथ्या ज्ञान और अभ्यास उसी अनादि वासना से विज्ञान भ्रम द्वारा बाह्य विषय सा प्रतीत होता है। वस्तुतः है कि है नहीं। दार्शनिक भाषा में यो कहे कि अभेद पर भेद का अध्यास मिथ्या ज्ञान द्वारा होता है। इसलिए भ्रम बस ही बाह्य पदार्थों पर अहम का आरोपण नहीं करते। जैसे शंख पर पीलापन का आरोपण होता है, यद्यपि शंख पीला नहीं, परंतु पीताद के दोष से विशेषतया पांडु रोग होने पर शंख के उजलापन को छिपाकर आवरण पीलापन की प्रतीति होती है। उसी तरह अहम का अर्थ वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा या बुद्धि के आंतरत्व को छिपाकर बाह्यत्व अवभाषित होता है। पीलापन के असाध्य होने पर भी शंख का स्वरूप भाषित होता है। तथा ज्ञेय आकार के असाध्य होने के बाद भी ज्ञान प्रतीत होता ही है। कारण यह है, मैं घट को जानता हूँ, ऐसी प्रतीति जो होती है। सौत्रांतिक लोग बाहरी पदार्थों को शून्य नहीं मानते, उन्हें अनुमेय मानते हैं। नील पीतादि विचित्र पदार्थ बुद्धि के आकार के हैं और अंतर ज्ञान से उनका अनुमान होता है। सर्व सिद्धांत संग्रह में कहा गया है, नील पीताभिश्चित्रैर्बुद्धया कारैर्यांतरैः सौत्रांतिक मते नित्यं मायार्थस्त्वनुमीयते। अर्थात ज्ञान और विषय को लोक का व्यवहार भी मानता है। ज्ञान का विषय दूसरा ही है, फल दूसरा। ज्ञानस्य विषयो हयंत फल मन्यद उदाहितम। काव्य प्रकाश 2। विज्ञानवादियों के ऊपर दिए गए उत्तर का खंडन अब ये सौत्रांतिक लोग करेंगे। तदुक्तम मायार्थाभावे तद्विपत्तिरहितया बहिर्वदित्य उपमानोक्तेर्युक्तैः न हि वसुमित्रो बन्धया पुत्र बदभाषत इति प्रेक्षावाना चक्षीत्। भेद प्रतिभासस्य भ्रान्तत्वे अभेद प्रतिभासस्य
प्रामाण्यम तत्प्रामाण्ये च भेद प्रतिभासस्य भ्रान्तत्वमिति परस्पराश्रय प्रसंगाच्च अभिसंवाद आन नील तादिक में संविधान वाह्यमेवोत्पाद्यते जगत्युपेक्षन्ते चान्तरम् इति व्यवस्था दर्शनाच्च। आपका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं विज्ञानवादियों के मत में, तो उसकी व्युत्पत्ति भी तो नहीं होगा। और ऐसी दशा में बाह्य पदार्थ के समान प्रतीत होता है। यह उपमान की उक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। उपमान वही हो सकता है जिसकी सत्ता हो, जिससे कुछ अर्थ निकले, किंतु आप लोग बाह्यार्थ को मानते नहीं और ऊपर से कहते हैं कि अंतर्बुद्धि बाह्यार्थ के समान प्रतीत होती है। यह कैसे? कोई भी चेतनाशील व्यक्ति नहीं कहता कि वसुमित्र बंध्या पुत्र की तरह लगता है। दूसरी आपत्ति यह भी है कि विषय और विज्ञान के बीच भेद की प्रतीति को भ्रांत मानकर अभेद की प्रतीति को प्रामाणिक मानना तथा एक की प्रतीति को प्रामाणिक मानकर भेद की प्रतीति को भ्रांत मानना, इससे अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग हो जाएगा। आशा यह है कि विज्ञानवादी ज्ञाता और ज्ञेय में भेद की प्रतीति को मानते हैं भ्रांत और इसे ही साधन बनाकर सिद्ध करते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय में कोई भेद नहीं है। अब जो यह साध्य था वही साधन बन जाता है। वह भी किसका? उसे ही सिद्ध करने का जिसके द्वारा वह स्वयं हुआ है। इसे पाश्चात्य तर्कशास्त्र में कहते हैं, अभेद की प्रतीति को साधन मानकर भेद की प्रतीति को भ्रांत सिद्ध करेंगे। इस प्रकार तार्किक वृत्त में फंसे। हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी के साथ बिना कुछ भी विरोध किए ही नीलादि पदार्थों को ज्ञान का विषय मानकर बाह्य पदार्थ को ही केवल ग्रहण करते हैं। संसार में आंतर की तो उपेक्षा ही कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था देखी जाती है। बाह्यार्थ को सिद्ध करते हुए सौत्रांतिकों का कहना है कि नैयायिक का विद्वान तो लौकिक दृष्टिकोण से आंतर पदार्थ को स्वीकार नहीं करते, किंतु बाह्यार्थ की सत्ता तो मानते ही हैं।
हम भी उनसे यहाँ पर सहमत हैं। वाह्यार्थ के विषय में तो किसी का कोई विरोध ही नहीं है, केवल ये लोग ही विरोध खड़ा करते हैं। स्मरणीय है कि सौत्रांतिक और वैभाषिक अंतर वाह्य दोनों को मानते हैं, माध्यमिक दोनों में किसी को नहीं मानते। विज्ञानवादी केवल अंतर को मानते हैं, नैयायिक वाह्य को ही केवल मानते हैं। बाह्यार्थ की सत्ता निष्कर्ष। एवं चायं भेद साधको हेतुर्गो मैं पायसी अन्यायवत् आभासतां भजेत् अतो बहिर्वदीति वदता बाह्यं ग्राह्यमेवेतु भावनीयमिति भवदीय एव वान् भवन्तं प्रहरेत्। इस प्रकार विज्ञान और विषय के बीच अभेद सिद्ध करने के लिए जो हेतु आप देते हैं वह गोमय पायसी न्याय में केवल आभास मात्र हेत्वाभास है। जिस प्रकार यह अनुमान देकर गोमय, गोबर जिसे कहते हैं, पायस है क्योंकि गव्य है, हम गोमय को पायस सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि गव्यत्व हेतु यहाँ अप्रयोजक है। इसलिए हेत्वाभास होगा। उसी प्रकार आपका भी अनुमान हेत्वाभास से युक्त है क्योंकि हेतु शुद्ध हेतु न होकर हेत्वाभास है। गोमय पायसीय न्याय का उल्लेख व्यास ने पातंजल योग सूत्र 1:32 तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभासः के अपने भाष्य में किया है। इसकी विशद व्याख्या वाचस्पति मिश्र की तत्वैशारदी टीका में है। इसलिए जब आप बाह्य के समान यह कहते हैं तब बाह्यार्थ को तो ग्राह्य ही समझते हैं और इसकी भावना विचार करनी चाहिए। अतः आपका ही चलाया बाण आप ही प्रहार करेगा। अपने तर्क से आप स्वयं खंडित हो गए।